अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे और इस मौसम से बचने के हवाले से जो भी हम आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताते हैं उनका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो जनाब हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जो हमारी ज़िंदगी है ना वो मुसलसल तब्दीली का नाम है और ज़िंदगी एक ऐसी नदी है जो कि लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। और अहम बात यह है कि ये नदी कभी भी पीछे की जानिब नहीं बह सकती है। इसमें सब कुछ आगे ही आगे है और पीछे कुछ भी नहीं है। अगर हम गौर करें तो इस मिसाल से हमें एक बड़ा अहम सबक मिलता है कि हमारी जो ज़िंदगी है ना उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको एक बार हो जाने के बाद हम बदल लेने के काबिल हों। ये हो ही नहीं सकता, बल्कि मैं कहूँगी कि ये नामुमकिन है। इस एक बात को समझ जाने से हम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं। माजी पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, कोई काबू नहीं है। अगर हम इस बात को मानने लग जाए ना तो ये हमारे बहुत सारे मसाइल को ख़त्म कर सकता है। ये हमारे ज़हन को हिम्मत देता है कि अगर हमारा हम माजी को तब्दील नहीं कर सकते हैं तो मुस्तकबिल को तो किया जा सकता है ना। हम अगर गौर करें तो हमें ये भी नज़र आएगा कि हमारी ज़िंदगी में अक्सर हम ज़हनी तौर पर महज इसलिए परेशान होते हैं कि हम लोग अपने माजी से कनेक्टेड रहते हैं। हम अपने प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे होते हैं और अपने मुस्तकबिल की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं होता। सिर्फ क्या चीज़ होती है कि हम अपने माजी से लिपटे रहते हैं और ज़िंदगी के तसलसल से इनकार का नाम है। अगर हम लोग मुस्तकबिल की जानिब देखें तो हमें ये इत्मीनान रहता है कि जनाब हम लोग अपने हालिया अमाल से इसको बेहतर बना सकते हैं, अपने प्रेजेंट से अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। जबकि माजी से मोहब्बत हमें ये ऑफ़र नहीं देती है। माजी हमारा पास्ट हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ ऑफ़र करता है, वो है हमारी गलतियों का इंकशाफ। उन्हीं गलतियों को दूर करके हम लोग अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं, उसकी ताकत रखते हैं, मगर किसी भी तौर पर हम माजी को बदल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के हवाले से, सेहत के हवाले से, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना वो हमारी जिस्मानी और एज़ वेल एज़ जो हमारी ज़हनी सेहत है ना उसके लिए भी बड़ी ज़रूरी है। ये हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को एक तो मज़बूत करती है और हमारी बीमारियों के ख़तरे को भी कम करती है, और दूसरा ये कि जो हमारे दिल की सेहत है ना उसको बेहतर बनाती है और तनाव को कम करके नींद को बेहतर बनाने में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हमारी ज़हनी सेहत को फ़रोग देने जैसे बेशुमार फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। अब जो हमारे एक्सपर्ट हैं ना उनके मुताबिक आप किसी भी परेशानी या फिर किसी भी ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो सोचने समझने की जो आपकी सलाहियत होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन जब आप वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो फ़ौरी ज़हनी दबाव दूर होना शुरू हो जाता है। ज़हनी दबाव या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन दिमाग में मौजूद जो न्यूरॉन्स हैं ना उनको मुतासर करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक तो हमारी यादाश्त भी कमज़ोर होती है और दूसरी जो हमारी शरियानी होती है ना वो भी सुकड़ना शुरू कर देती हैं। आज हमने इसी हवाले से बात करनी है कि जनाब वर्जिश ख़ास तौर पर अगर हमारे देखने वाले या हम भी बाज़ों का जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल हमारा भी बढ़ जाता है, तो हमने किस तरह एक्सरसाइज के थ्रू अपनी इन चीज़ों को ओवरकम करना है। तो इस पर बात करने के लिए उज़ैर अतीक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। उज़ैर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़ैर सबसे पहले बताइए कि जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। पहले हम देखते थे कि एक सर्टन एज होती थी जिसमें लोग इस चीज़ में फॉल किया करते थे। अब ख़ासतौर पर जो यंग जनरेशन है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा फेस कर रही होती है, तो उनके लिए आप किस तरह की एक्सरसाइज बताएंगे हमें? बेसिकली तो मैं ये बताऊंगा, देखें एंजाइटी डिप्रेशन हमारे यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सब में होता है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लानट जो कि एंजाइटी डिप्रेशन के बगैर हो। और ज़रूरी नहीं कि वो एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो उसको नेगेटिविटी की तरफ ही ट्रिगर करे, वो पॉजिटिव की तरफ से ट्रिगर कर रहा होता है। बाज़ औक़ात आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं तो वो आपके अंदर जो एंजाइटी आ रही होती है वो पॉजिटिव भी होती है कि यूर वेटिंग कि आपने फर्स्ट आना है या सेकंड आना है। यू नो, रिमेंबर जब आपके स्कूल डेज थे उसमें होता था अक्सर। एग्जैक्टली। सो एक तो ये चीज़ कि वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है, दूसरा ये कि
हमारा जो वर्कआउट हम करते हैं, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी, वो स्विमिंग हो, वो कोई स्पोर्ट्स हो, वो जिम ट्रेनिंग हो, वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको जिस्मानी जद्दोजहद करनी पड़ रही हो, अच्छा। उसमें आपका एंजाइटी लेवल नीचे जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे होता है। उसकी बेसिक वजह बड़ी सिंपल सी है जो लोगों को समझनी चाहिए यहाँ पे, दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। ओके। The more the blood circulates in your body, a very regular way और प्रॉपर आपकी तमाम की तमाम आर्टरीज में डिवीजन ऑफ ब्लड हो रही होती है, तो आपका बॉडी लेवल, बॉडी का बैलेंस, अच्छा। आपका प्रेशर, वो सब इसमें मेंटेन रहता है। इट मीन्स कि अगर आपको ज़रा सा भी स्ट्रेस है या एंजाइटी है या कुछ है, तो आप दवाइयों की बजाय आप एक्सरसाइज की तरफ आ बेहतर है जाएं। कि आप हिलने झुलने की तरफ जाएं बजाय डॉक्टर की तरफ जाने के। अच्छा। बिकॉज देखें, इफ समथिंग इज नॉट क्रोनिक, तो फिर आपको उसका रेमेडी खुद से तलाश करनी चाहिए, और वो रेमेडी आपको मिलती है वर्कआउट से। वर्कआउट में डजंट मीन, लोगों को ये समझना चाहिए कि वर्कआउट डजंट मीन कि यू स्टार्ट लिफ्टिंग वेरी हैवी थिंग्स। वेरी सिंपल, स्टिक टू द वेरी बेसिक थिंग। आप वॉक करना शुरू कर दें, आप चहलकदमी शुरू कर दें, आप रनिंग, अगर रनर है तो रनिंग शुरू कर दें, अगर आपके पास ट्रेडमिल मौजूद है ट्रेडमिल शुरू कर दें, आपके पास जिम की एक्सरसाइज, आप जिम चले जाएं, वहाँ पे हल्की फुल्की लाइट वेट ट्रेनिंग शुरू कर दें। सो इफ यू गेट योरसेल्फ एंगेज इनटू एनी फिजिकल एक्टिविटी एट दैट टाइम, जब आपको लग रहा हो कि आप बहुत अंडर मतलब स्ट्रेस में चले गए, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से वो आपको इंशाल्लाह वो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इतना बेहतर हो जाएगा कि आपका वो स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है। और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और आपके अंदर जो एंजाइटी है, जिसकी वजह से आपको तनाव आ रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा जिस्म अकड़ रहा है और बहुत दबाव है, तो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा हमें आप प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। कुछ बताएं हमें कि एज हम अगर नहीं जा सकते हैं, जिम नहीं जा सकते हैं, तो हम घर में किस तरह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें जिससे हमारा ये जो फिटनेस लेवल भी बेहतर हो जाए और एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब कुछ भाग जाए। वेरी सिंपल। देखें, अगर आप घर में सारी खवातीन या मर्द जो अपने होम बेस्ड काइंड ऑफ ट्रेनिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम घर पे ट्रेनिंग करते हैं, जिम एक्सेसिबल नहीं है, वो कोई भी लाइट वेट ट्रेनिंग शुरू कर। जिस तरह अगर आपको सुबह उठते हैं, आपका वो टाइम है, उसमें आप स्लाइटली अपने आप को लेग रेज शुरू कर दें। ओके। जस्ट रिपीट दिस थिंग फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है? ओके। फिर 30 सेकेंड्स के लिए आप अपने आप को इस पोजीशन में लेके जाएं, आपका थोड़ा सा अपने वाइड स्टैंस लेना है एंड स्टार्ट मूविंग, टचिंग योर टोज। ओके। दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स जिनकी मदद से आपका ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी नीचे आ जाएगी। उसके बाद देन स्टार्टली आपने अपने आर्म्स को ओपन करना है और इनको डायगोनल वेज में मूव करना है। सिंपल। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसके लिए किसी वेट की आपको जरूरत नहीं है, किसी जिम की जरूरत नहीं है, किसी मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। यू सिंपली जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग। उसके बाद आप जो हम सुनते हैं अक्सर हमारे बड़े बूढ़े जो पुशअप्स निकालना होता है, वेरी सिंपल वर्कआउट है, जिसको पंजाबी में डंड निकालना भी कहते हैं, डंड निकालना भी बोलते हैं। सो ये सिंपल इसका प्रोसीजर है, ये इसका पोस्चर है। आपका जो बेसिकली जो पाम है दैट शुड बी अंडर योर शोल्डर, ठीक है? ये इसकी पोजीशनिंग है। आपका हिप थोड़ा सा रेज होगा एंड ये। अब इसमें आपकी कैपेसिटी है, इफ यू आर बिगिनर हो सकता है आपसे 4-5 निकले, अगर आप एमेच्योर हैं तो आप 10-12 निकाल लें, और अगर आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पे हैं तो आप 40-50 भी निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर खवातीन जो अभी स्टार्ट ही करना चाह रही है तो उनके लिए क्या कहें? वेरी सिंपल। खवातीन को अक्सर मसला आता है कि उनका ये पुशअप्स पे जब बैलेंस है बहुत खराब होता है। Exactly. उसके लिए मैं आपको टिप देता हूँ, आप अपने नीज को डाउन करें, ठीक है? नीलिंग पोजीशन में आ जाएं और इसको ऐसे करें, ये पोजीशन है, अब आप ये करें। दिस इज व्हाट वी कॉल असिस्टेड पुशअप्स। ओके, मतलब ये खवातीन के लिए कि जो कोई भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं। इवन मर्द जिन्होंने पहले पुशअप्स नहीं किए, जिनका बॉडी बैलेंस नहीं है, तो वो ये भी कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा एक और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उजैर, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या आपसे जानना चाह रही हैं। लारेब ने हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम लारेब, कैसी हैं आप? लारेब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लारेब, क्या जानना चाहेंगी उजैर से? मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये थोड़ा सा मतलब जॉगिंग के मुतालिक थोड़ा सा बता दें। इसके अलावा देखिए, मतलब ज़हनी तौर पे टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी तो मेरी एज 20 ईयर्स है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेस में हो जाती हूँ। ओके, ठीक है। कह रही कि मेरी तो एज एक्सरसाइज के जरिए उसको मैं कैसे रिलीज किया करूँ, इसके लिए कोई अच्छी सी टिप्स दे। वो कह रही 20 इयर्स है उनकी एज, और कभी कभी वो जहनी तनाव का बहुत ज्यादा शिकार हो जाती है। अभी तो शी इज टू यंग। मेरा ख्याल है जितना भी जहनी तनाव या एंजाइटी है वो बिकॉज ऑफ द स्टडीज होगा, व्हिच इज व्हाट आई बिलीव, जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हमारे होते हैं।
और जहाँ उन्होंने शुरू में बात की जॉगिंग के हवाले से, हाँ। अच्छा देखें किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जॉगिंग करने निकलते हैं, अगर आप 10 मिनट कर सकते हैं 10 मिनट करें, ठीक। अगर आप आधा घंटा कर सकते हैं आधा घंटा करें। और जॉगिंग का सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि ब्रिस्क वॉक, जिसको तेज चहलकदमी बोलते हैं, आप वो प्रोसीजर करें, फिर हल्का सा रनिंग करें, मतलब आधा मिनट आप तेज भागें, फिर आधा मिनट आप रनिंग में जाएं, फिर आधा मिनट आप, इस तरह आप थकेगी नहीं बॉडी और आपका स्टैमिना बिल्ड होगा। आपने देखा होगा मैराथन में लोग क्या करते हैं, शुरू में बहुत स्लो करते करते पेस अप करके एंड में तेज होते हैं। सो जो लोग शुरू में तेज भागते हैं वो एंड में थके होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। ओके। सो हमेशा रनिंग का रूल ये है कि अपने आप को पेस अप करना है, बॉडी को कंप्लीट वार्म करना है, स्लो स्टडी करना है और आगे आप पहुंच जाते हैं। सो एकदम तेज स्टार्ट करेंगे, अगर आपका सफर लंबा है तो डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू रीच द डेस्टिनेशन प्रॉपर्ली। सो अभी तो मेरा ख्याल है एट दिस एज, आंसर टू हर क्वेश्चन, शी मस्ट फोकस ऑन द डाइट, वेरी इंपॉर्टेंटली इन प्राइमरीली। अच्छा खाना खाएं, घर का खाना खाएं मोर इम्पोर्टेंटली, ठीक है ना। बाहर से जितना भी खाना अवॉइड कर सकते हैं प्लीज़ अवॉइड करें, प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी इंसान का दिल करता है कुछ खाने को, ठीक है, लेकिन कभी कभार इज समथिंग एल्स, बट डेली बेस पे अपने घर में कोशिश करें कि घर का पका हुआ खाना, कम ऑयल वाला खाना, कम फ्राइड फूड, कम प्रोसेस फूड, और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रिसोर्सेज जो आपके प्रोटीन के, उनको ऐड करें। स्टिक टू द वेरी बेसिक प्लान, डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल फूड जिसमें आपको लगता है कि बहुत ही हाई एंड, एक तो कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है ऑफ कोर्स, और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता रहा था आपको, जो वर्कआउट्स के ऊपर वापस आते हैं, तो हमने वर्कआउट्स के ऊपर एक और अच्छा वर्कआउट जो कि तमाम खवातीन और मर्द हजरात जिनको बेली फैट का मसला होता है अक्सर बैठने की वजह से, उसका बहुत ही सिंपल रूल है, बेसिक वर्कआउट है, अपने हाथ सीधे करें अलोंग द हिप्स। ओके। अच्छा, जो बिगनर्स हैं वो इसको सिंगल लेग रेस भी कर सकते हैं। अच्छा, लेग रेस का पोजीशन ये होती है कि ये टांग ऊपर आनी है जहां तक आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी आपको अलाउ करती है। सो यू कैन, कुछ लोगों की यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी, कुछ की यहीं तक आएगी, कुछ की यहाँ तक भी आ जाएगी। ठीक है। सो ये इसमें आपने डरना नहीं है, कोई इसके लिए कोई सेट रूल नहीं है, जहां तक आती है इसको स्टार्ट करना शुरू करें, टेक इनिशिएटिव एंड स्टार्ट डूइंग। 30 सेकंड्स तक ये करें, 30 सेकंड्स तक ये करें, और फिर जब आप इस लेवल्स को क्रॉस कर लें तो दोनों हाथों को साइड पे रख के दोनों टांगों से ऊपर करना शुरू कर दें। सो दिस इज एब्सोल्युटली वेरी गुड वर्कआउट फॉर द बेली फैट। ओके। जो इससे आसान किस्म की ट्रेनिंग कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये वो वर्कआउट है जो कि आप घर बैठे बैठे कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि आप जिम जा रहे हैं अपने पैसे खर्च करने, आप घर पे छोटी छोटी सी हैं जो आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आपने वर्कआउट करना है तो मेक श्योर कि आपने खाना ना खाया वो। ओके, खाली पेट करना खाली है। पेट से, खाली पेट इन द सेंस कि आपने अगर खाना खाया तो कम से कम उसमें 2-2.5 घंटे का गैप आया हो, ठीक है, आपका डाइजेशन प्रोसेस पूरा हो चुका हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो लोग बिल्कुल वर्कआउट खाने के बाद शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, मॉर्निंग या इवनिंग, या किसी भी टाइम कर सकते हैं? इसमें कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, हर बंदे के अपने टाइमिंग होते हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। मॉर्निंग में हमेशा वर्कआउट बेहतर होता है, इवनिंग में भी बुरा नहीं होता, लेकिन बात ये कि जिस बंदे को जो टाइम मिल रहा है उसमें करे। ठीक है, जरूरी ये है कि हमने करना है, वी शुड मेक इट कि हमने वो 30 मिनट अपनी जिंदगी में निकालने हैं जिसमें हमने बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है, जिसमें हार्मोन हमारा रिलीज होंगे और हमें हेल्प आउट करेंगे कि हमारा एंजाइटी लेवल डाउन जाए। ठीक है, मतलब आज हमने आपको बताया, बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी जो कि उज़ैर ने परफॉर्म करके भी बताई है कि आप ये घर पे इजीली कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर नहीं भागना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा हैवी जिम की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, और ये ख़वातीन भी कर सकते हैं, मर्द हजरात भी घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो उज़ैर अतीक हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस ट्रेनर है। उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हमें आप ये टिप्स देकर जा रहे हैं। तो ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि जनाब आपने एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे छुटकारा हासिल करना है थ्रू एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो जनाब आप एक तो तवाना भी रहते हैं और ऊपर से दूसरा जवान भी रहते हैं, तंदुरुस्त भी रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप
आपकी स्किन भी रिफ़्रेश रहती है, रिजुविनेट कर रही होती है, आप वैसे भी एक्टिव रहते हैं, रिंकल्स जल्दी नहीं आते, आप उसकी तरफ एजिंग की तरफ जल्दी नहीं जाते। ये तो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जो लोग ये कहते हैं कि हमारा एक्सपोजर बाहर बहुत ज़्यादा है, हम लोग धूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं, हमारा काम ऐसा है, नौयत ऐसी है काम की, तो उसकी वजह से एजिंग आना शुरू हो जाती है। आजकल हमारी एक तो डाइट अच्छी नहीं है, दूसरा हम अपने स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं। जब स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे, उसको क्या चाहिए, उसको क्या खुराक चाहिए, वो हम उसको नहीं दे रहे होते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हमारी स्किन एज करना शुरू कर देती है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन हमें ग्रेसफुली एज करना चाहिए। तो उसके लिए आज हमने बात करनी है कि अगर आप एंटी एजिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो किस तरह की ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, किस तरह की रेमेडीज़ हो सकती हैं जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक्नी, और बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे एक्नी के निशान पड़ जाते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट है, कैसा है, उस पर हमने बात करनी है। और दूसरा, अगर आपको भी इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके डॉक्टर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो हमारे साथ वजीहा बिलाल मौजूद है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। वजीहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वजीहा, एंटी एजिंग के हवाले से आजकल हर कोई चाहता है कि वो जवान नज़र आए, वो खूबसूरत नज़र आए, एज करे, लेकिन बड़ा ग्रेसफुली एज हमें करना चाहिए, बिकॉज हम इसको रोक नहीं सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल साइकिल है हमारा। तो एंटी एजिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम एज करें बट ग्रेसफुली करें? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आप क्योंकि एजिंग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। इसके लिए वी कैन डू होम केयर, स्किन केयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती है, और इसके अलावा ट्रीटमेंट्स, वेरियस ट्रीटमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्किन केयर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। उसमें हम कोलेजन टेबलेट्स ले सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, सीरम बेस्ड। हम अपने सन प्रोटेक्शन, SPF बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप धूप में जाते हैं या आप हीट एक्सपोजर के पास जाते हो तो आपकी स्किन जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। और हमारा बहुत एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, ठीक है। हमारे समर सीजन में हमारी जो ख़वातीन हैं चूल्हे के सामने, जैसे भी मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने चूल्हे के सामने जाना ही जाना है, ठीक है। तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्लीज़ सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है, जिसमें एक अच्छा फेस वॉश आता है, मॉइस्चराइज़र आता है, एक सनब्लॉक एंड सीरम आता है। अच्छा, मॉइस्चराइज़र की जैसे आपने बात की है, अब हमारा गर्मियों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि गर्मियों में ऑलरेडी सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारे फेस के ऊपर ऑयली बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक ना मिथ है, मुझे इसको प्लीज़ क्लियर करना है कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि गर्मियों में मॉइस्चराइज़र ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मॉइस्चराइज़र का काम होता है आपके स्किन के मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करना, ठीक है। आपको उसके अंदर वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है, सेरामाइड्स हैं जो आपके स्किन का जो कोलेजन कंटेंट है उसको बैलेंस करता है। तो आपने वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जो आपके स्किन पे, ऑब्वियसली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स, इसमें ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने फेस पे इस्तेमाल करें। एंड आई डोंट थिंक सो कि उससे सीबम प्रोड्यूस होगा या फिर आपके फेस पे स्वेटिंग या इस तरह कुछ आएगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन केयर स्टेप यू शुड नॉट अवॉइड। अच्छा, मैं इसके हवाले से ये देख रही थी और पढ़ भी रही थी कि एंटी एजिंग में सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपका मॉइस्चराइज़र प्ले करता है। कि अगर सिर्फ आप बाकायदगी से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ही कर रहे हैं ना एक अच्छे मॉइस्चराइज़र से, तो उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बिकॉज देख इट मॉइस्चराइज़र बेसिकली कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड एंड सेरामाइड, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द कोलेजन एनहांसमेंट, कोलेजन की प्रोडक्शन 30 अबव ख़वातीन के अंदर या मेल्स फीमेल्स दोनों के अंदर कोलेजन बनना बंद हो जाता है। एक्सटर्नली हमने अपनी टॉपिकल भी हाइलुरोनिक एसिड इन फॉर्म ऑफ मतलब कोलेजन हमें चाहिए, और फिर ऑरली भी हमें ये चाहिए। तो ऑरली हम किस तरह के जो कोलेजन है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बहुत से टैबलेट्स आए हुए हैं, कोलेजन टाइप 1 एंड टाइप 3 हमारी स्किन की डिमांड है जो हमें चाहिए।
यस, मेरीन कोलेजन हम चाह सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ब्रांड्स हैं हाँ जो जी। आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जैसे ब्रॉथ, इट इज़ वेरी गुड, जो कोलेजन इंडक्शन करवाते हैं, आप वो भी अच्छा। ले सकते हैं। आप इसके अलावा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, आप अपनी एक्सरसाइज, आप अपनी डिटॉक्स, ये सब चीज़ें करके आप अपनी स्किन को एजिंग से बचा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने ब्रॉथ की बात की है कि ये भी एक कोलेजन का बड़ा अच्छा है, ऊपर से एक और चीज़ कहते हैं कि जो आप ये जो पाए हम खाते हैं ये भी एक बड़ा अच्छा कोलेजन प्रोडक्शन का कह लें कि फैक्ट्री है, तो आप वो खाएं तो उसकी वजह से आपका कोलेजन प्रोड्यूस होता है। वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, ब्रॉथ हो गया या इस तरह कोई भी आप जो पाई की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक कंटेंट बट नॉट इन दैट बहुत ज़्यादा जो हाँ, ऑयली। अब हाँ। ये भी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे लग जाएं और हर वीकली और या मंथ में आप एक दफ़ा ये ज़रूर ले सकते हैं। दे आर गुड फॉर योर डाइट। अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या एंटी एजिंग के लिए चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब अगर ख़वातीन या मेल जो कि डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते हैं, उनका इतना बजट नहीं होता, तो वो घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं? एक तो मॉइस्चराइज़र है, SPF है यूज़ करना है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनका इस्तेमाल करके वो एंटी एजिंग की तरफ जा सकते हैं? अच्छा, एंटी एजिंग बेसिकली कि आपके फेस पे रिंकल्स का अपीयर हाँ होना, जी। ठीक है, आपकी स्किन लूज हो जाना, सैगी अपीयरेंस आना आपके स्किन को। तो देखिए, अगर घर पे रह के जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स को, वो ये कर सकते हैं कि वो फेस योगा करें, ठीक है। फेस योगा बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लिम्फेटिक ड्रेनेज से मतलब अपने फेस पे ये पफीनेस, एक्स्ट्रा रिंकल्स, इनको आप मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा। और दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। मुझे लगता है हर खातून जो है घर पे रह के फेशियल एक्सरसाइज कर सकती है, जिससे आपकी टाइटनेस एंड फर्मनेस आपके फेस पे फेस पर आ जाती है और आप जो कहते हैं कि हमारे रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए हैं, हमारी फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं वक्त से पहले ही, उसका इलाज ही है। हमारे साथ फौजिया मौजूद हैं, कॉलर हैं लाहौर से, उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक, शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फौजिया, क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर वजीहा से? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ मैम। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोले। अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ी सी बंद कर दे ताकि हम आपको अच्छे तरीके से सुन सके। हाँ जी, वो हमने कम कर दी है। जी ठीक है, क्या क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर वजीहा से? मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम कि ये जो गर्मियों में स्किन होती है ना, वो मेरी स्याहियाँ थोड़ी सी वो ज्यादा गहरी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा। और पिंपल भी निकल आते हैं। तो गर्मी और पसीना बहुत ज्यादा है, यही ठीक है, मतलब मुझे ये समझ आई है कि वो कहना चाह रही हैं डॉक्टर वजिया कि गर्मियों में उनकी जो ऑलरेडी पिगमेंटेशन है, छाइयाँ जो है उनके फेस पे, वो और ज़्यादा विजिबल या गहरी होना शुरू हो जाती है और पिंपल, एक्नी होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए, छाइयों के लिए आप क्या रेमेडीज़ बताएंगी, क्या बताएंगी? अच्छा, छाई बेसिकली हम मतलब उसको मेडिकल टर्म मिलाजमा कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर इसकी प्रिवेंशन करनी है तो आपने रूट कॉज को एलिमिनेट करना है कि वो किस वजह से आपके फेस पे अपीयर हुए हैं। हो सकता है कि वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जिसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, उसकी वजह से सबसे पहले तो इनको अपनी वाइटनिंग, अगर तो ये इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल कर रही है तो इनको छोड़ना पड़ेगा। प्लस देखिए, आपने धूप और हीट से बचना है। मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ दैट अगर आपको मिलाजमा या हाइपर पिगमेंटेशन है, योर स्किन इज फोटो सेंसिटिव, आपने अपनी स्किन को बचाना है, ठीक है। उसके लिए आपने SPF ज़रूर, और वो भी SPF में भी आपकी 2 कैटेगरीज आती हैं कि UVA और UVB रेडिएशंस को ब्लॉक करें, एंड SPF 50+ आपने यूज़ करना है, ठीक है। और मिलाजमा के देखिए ट्रीटमेंट आप बेसिकली अगर उस पर गौर करें तो हमें मिलाजमा को ट्रीट करना है। वो आप या तो टॉपिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो फिर हमारे पास बहुत से एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप क्लिनिक पे ले सकती हैं। अगर आप घर में रहते हुए ये सब वो करना चाह रही हैं, जैसे उन्होंने एक और बात उसका जिक्र किया कि उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इट मीन्स कि शी हैज़ ओपन पोर्स, उनके सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से हमारा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर भी है,
इसके लिए शी कैन डू एट होम है कि वो कोल्ड वाटर स्प्लैशेस कर सकते हैं ताकि या आइसिंग कर सकती हैं ताकि जो ओपन पोर्स हैं वो मतलब श्रिंक हो जाए। जब वो श्रिंक हो तो ऑटोमेटिकली उनकी स्वेटिंग कम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा रोज वाटर तो आपको पता है हर घर में होता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस पे। वो भी ओपन पोर्स के लिए अच्छा है। या इट्स स्वेटिंग फॉर द स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, वो बहुत अच्छा है आपके फेस के लिए। ठीक है, तो आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। फिर वो कह रही है एक्नी हो रही है, इट मींस कि कहीं ना कहीं कोई चीज उनको ट्रिगर कर रही है, ऑयली स्किन है। ठीक है, वो जो है, और फिर डर्ट एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है जिससे एक्नी हो रही है। तो एक्नी के लिए हम घर में रहते हुए देखें, हल्दी तो हर घर में और हर किचन में मौजूद है एंड दैट इज अ वेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो आप उसको घर में रहते हुए उसके अंदर शहद, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आइडियली तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर। एंड इफ यू कैन नॉट, अगर आप सारी रेमेडीज करना चाह रहे हैं, या एंड इफ यू कैन नॉट विजिट, तो आप घर में एंटी इन्फ्लेमेटरी ये कर सकते हैं कि आप हल्दी के अंदर शहद और इसको एक मिक्सचर बना के, लेमन और साथ आप थोड़ा सा 1 और 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके एक पेस्ट बना के आप अपनी फेस पे लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी मास्क बना लें। इट्स अ वेरी गुड मास्क जो एंटी इन्फ्लेमेटरी आपकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मतलब आपको एक्नी है या इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए ये मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आगे हीट वेव भी बहुत आ रही है, तो उसके हवाले से भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हीट वेव में जिनको मुलाजमा का प्रॉब्लम है वो तो ज़्यादातर बाहर ना ही जाएं तो बेहतर है। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, कॉलर मौजूद हैं, सक्खर से उनका ताल्लुक़ है और मुदस्सिर गिलानी उनका नाम है, तो जिलानी उनका नाम है। तो मुदस्सिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, तबारक व तआला, लाख लाख शुक्र है। मुदस्सिर साहब क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? जी मेरी डॉक्टर साहब से 2 सवाल आते हैं। एक तो ये कि कोई ना तली हुई गर्म चीज़ खाने से अगले दिन ना मेरे मुंह पर दाने बन जाते हैं, एक ये। अच्छा। और दूसरा ये है कि नाक पर ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसका क्या हल होगा स्किन के हवाले से? नाक पे पिंपल्स हैं या वाइट हेड हैं या ब्लैक हेड्स हैं? ब्लैक हेड्स हैं। अच्छा ठीक है। वो कहते हैं जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब कि आपने कॉल किया है। वो उनका ये कहना है कि जब भी वो कोई फ्राइड आइटम खाते हैं ना तो अगले दिन उनके मुंह पे पिंपल्स निकल आते हैं और नाक पे वाइट हेड या ब्लैक हेड्स ही होते हैं ना, पिंपल्स तो नहीं होते, तो वो उसका क्या इलाज है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो कह रहे हैं कि कोई ऑयली चीज़ या कुछ भी खाते हैं तो एक्नी निकलती है। देखिए एक्नी, गट हेल्थ अगर आपकी ख़राब होगी तो आपके फेस पे एक्नी होगी। ठीक है, exactly. तो हमेशा जब भी एक्नी का पेशेंट आता है हम सबसे पहले उनका ऑयली, जंक फूड और शुगर, इन तीनों चीज़ों को बंद करने का कहते हैं। ठीक है, प्रिवेंटेटिव मेजर्स लेने हैं ना आपने जब तक आप प्रिवेंटेटिव मेजर्स नहीं लेंगे आप कभी भी रिजल्ट्स नहीं आते। अगैन उसके साथ साथ ये सीबम कंट्रोल फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने टर्मेरिक का एंटी इन्फ्लेमेटरी मास्क बताया है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिससे इनकी एक्नी कम हो सकती है। देखिए हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जब भी आता है तो वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए बगैर चाहता है डॉक्टर से कि कोई मैजिक करे और हमारा फेस ठीक हो जाए। ठीक है, सेकंड उन्होंने हमसे पूछा अबाउट द ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। अच्छा, मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेल अब इस साइड पर आ रहे हैं, उनको भी अपनी स्किन का ख्याल रखने का कह लें कि शौक भी पड़ गया है और दूसरा वो कहते हैं कि हम भी अच्छे नज़र आए, वरना मेल हजरात इतना स्किन का ख्याल रखते नहीं है। नहीं, आजकल तो बहुत एक्सपोजर हो गया क्योंकि हम 7 आउट ऑफ अगर 7 रेशो चल रही है ना फीमेल्स की तो 3 मेल्स जरूर आ रहे हैं। सही है, दैट्स वेरी गुड। ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स का क्या कर सकते हैं वो? अच्छा, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते क्यों हैं? ठीक है, ये बिकॉज आपके एक्सटर्नल जो स्किन लेयर है जो एपिडर्मिस है, ठीक है, इसमें ओपन पोर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्लॉट करता है, जैसे मेल्स का आना जाना बहुत होता है बाहर। ठीक है, फीमेल्स भी जो वर्किंग वुमेन है उनका भी है, तो ये जो डर्ट या एक्सटर्नल डेब्रिस है ये स्टोर होता है और ये फिर मतलब बनता है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के फॉर्म में। हम इसको एक्सफोलिएशन के थ्रू, स्क्रबिंग के थ्रू डेड मतलब इसको रिमूव कर सकते हैं। एट होम आप व्हाट कैन यू डू इज कि आप एक होम बेस्ड स्क्रब करके अपने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को निकाल सकते हैं। और अगर प्रोसीजर्स लेना है तो हाइड्रा फेशियल इज अ वेरी गुड एक्सफोलिएटिंग प्रोसीजर। इफ यू कैन टेक दैट तो वो बहुत अच्छा है, मंथ में एक दफ़ा वो ले सकते हैं। अच्छा, और वो दूसरा ये जो आजकल ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वाली स्ट्रिप्स भी आई हुई हैं कि वो आप नाक पे लगाएं और वो आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकल आएंगे, वो भी यूज़
यूज़ कर सकते हैं? या यू कैन, अगर आप घर पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक और कॉलर है, सीमा है, जो कि लैया से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर वजीहा से आप? मैंने ये सवाल करना था, रिंकल के लिए ना बता दीजिए कि 45 साल की उम्र में रिंकल आ जाते हैं, किस वजह से? मुझे थायराइड भी है और गंठिया भी है, क्या इस वजह से या फिर कोई और मसला है? ब्लड प्रेशर भी मुझे होता है। अच्छा, एक तो ये था, दूसरा ये था 2 टोन की स्किन है, कहीं से ब्लैक कहीं से वाइट, और वैसे नॉर्मल मेरी स्किन अच्छी है, साफ थी, लेकिन अब वो ऐसी है। ठीक है, ठीक है। मतलब उनके 2 प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया सीमा कि आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो उनके रिंकल्स हैं 45 इयर्स, देन उसके लिए वो क्या कर सकती हैं? ब्लड प्रेशर भी है, सारी प्रॉब्लम भी है, ये भी है। और दूसरा कि उनको जो है ना, पहले तो ये रिंकल्स का बताएं कि इसका क्या कर सकती हैं? अच्छा, रिंकल्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में देखिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है। हमारी जो ख़वातीन है वो 30 अबव कोई भी मल्टीविटामिन्स नहीं लेती हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉज है। आपको 30 अबव कोलेजन टेबलेट्स, विटामिन डी, कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें लेनी है। रिंकल्स के साथ साथ और भी बहुत मसले ख़वातीन में आ रहे हैं, और वो सब उसकी वजह यही है कि आप ड्राई स्किन भी बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉज है रिंकल्स का। ड्राई स्किन कॉज एजिंग बेसिकली होता है, कॉज ड्राई स्किन ही मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इट। लेकिन अगर आप अपने एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपके रिंकल्स अपीयर होते हैं। एंड देयर 2 टाइप्स ऑफ रिंकल, एक स्टैटिक रिंकल्स होते हैं, एक डायनामिक रिंकल्स होते हैं जो आपके एक्सप्रेशंस के साथ जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली इफ शी इज़ 45 ईयर्स ओल्ड तो मुझे लग रहा है कि उनके स्टैटिक रिंकल्स आ चुके हुए हैं, ठीक है। वो अब वापस नहीं जा सकते हैं, वो जा नहीं सकते, लेकिन हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ये है कि एक कोलेजन का रोज़ टेबलेट खा सकती हैं, वो फेशियल योगा कर सकती हैं, फेशियल मसाज कर सकती हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अलॉन्ग विद दैट कि वो अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें। और ट्रीटमेंट्स, देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स टू गेट रिड ऑफ दैट, फिर वो आपको क्लिनिक पे आके में आपको आके लेने पड़ेंगे। दूसरा उनका था कि 2 टोन उनकी स्किन हुई हुई है, कहीं से ब्लैक कहीं से वाइट। ये हमारा यूजुअली बड़ा मसला होता है, सबका ही है कि बाहर एक्सपोजर हमारा ज़्यादा है इस गर्मी में, और उसकी वजह से 2 टोन स्किन हो जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, 2 टोन के लिए सबसे पहले तो आपने अगर घर पे रहते हुए मतलब करना है तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। उसमें ये है कि आप अपना स्किन केयर में एक अच्छा ब्राइटनिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ब्राइटनिंग क्रीम या ब्राइटनिंग क्रीम विच इज़ मेडिकेटेड, नॉट दैट स्टीरॉयडल, जो मतलब लाइक उससे आपकी डिस्कलरेशन, डबल टोन ये ख़त्म हो सकती है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि विटामिन B12 एंड आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपके फेस जो होती है ना उस पर डिस्कलरेशन आ जाती है, ठीक है, डबल टोन हो सकते हैं, लिप्स डार्क हो जाते हैं, या मिलाजमा या पिगमेंटेशन हो जाता है। ओके, जैसे B12 और आयरन की डेफिशिएंसी के लिए, तो उसके लिए फिर वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखें आपके पास अगर घर में रहते हुए तो फ्रेश जूसेस, ठीक है, आप कर सकते हैं। अपनी हेल्दी डाइट इज़ द की टू ईट एंड एवरीथिंग। गुड स्किन के लिए आपकी हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एलिमिनेशन, ठीक है। स्ट्रेस एलिमिनेट, डिटॉक्स करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो रिफ्रेशिंग होगी। एंड एज यू नो कि जैसे इफ़ यू आर हैप्पी इनसाइड, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन रिफ्रेशन अप होती है। अच्छा, अब जैसे आपने ब्राइटनिंग क्रीम का बोल दिया, ये ना हो कि हर कोई ब्राइटनिंग क्रीम वो वाली लेना शुरू कर दे जिनमें मरकरी बहुत ज्यादा होती है, जिनमें स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और वो आपकी स्किन को और ज्यादा खराब करते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि मेडिकेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, ठीक है। वो ऐसी ऑब्वियसली डॉक्टर ही आपको प्रेस्क्राइब करेगा ऐसी ब्राइटनिंग क्रीम जो आपकी डिस्कलरेशन को ठीक करेगा, क्योंकि ब्राइटनिंग क्रीम्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, ग्लूटाथायोन होता है, कॉजिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये आपकी डिस्कलरेशन को बेहतर करता है और इवन टोन में आपकी मदद करता है। ठीक है, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की ब्राइटनिंग क्रीम यूज़ करें 2 टोन के लिए। शमशाद हैं जिन्होंने हमें सखर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, आप सुनाए जी? ठीक हैं जी, मैं भी ठीक हूँ। शमशाद साहिब जी। मुनीबा साहिबा, मेरा ना डॉक्टर साहिबा से ये सवाल है, हमारे काफी दिनों के बाद ये यानी कि किसी स्किन स्पेशलिस्ट से बात हो रही है। अच्छा जी करें सवाल। एक तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, दूसरा ये है कि मैंने काफी क्रीमें वगैरह चेहरे पे यूज की हैं, लेकिन मेरा रंग साफ नहीं होता, ना ही मेरी छाइयाँ यानी कि वो होती हैं साफ होती हैं। तो गहरे रंग की हो जाती है जब ये मौसम आता है गर्मियों का।
तो हमारा तो माहौल भी काफी खुला है और मिट्टी भी ज्यादा होती है, तो कोई ऐसी टिप दे दें या कोई क्रीम बता दें। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये जो आप क्रीमें यूज़ करती हैं ना, ये छोड़ दें और उसके बाद आपको फिर डॉक्टर साहिबा बताती हैं कि आपने क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की। बहुत क्रीमें उन्होंने यूज़ की हैं, वो कह रही हैं। तो उसके बाद अब इस मौसम में डार्क स्किन हो जाती है, और वैसे भी आप ये स्टेरॉइड्स वाली क्रीम यूज़ करते हैं उसके बाद ये आफ्टर इफेक्ट आता ही आता है। देखिए जो छाई या मिलाजमा एक हाँ। ऐसी चीज़ है हर बार वापस आएगी, ठीक है। ये 90% ट्रीटेबल है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे, पोस्ट केयर नहीं करेंगे, तो ये वापस आती जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा जो मतलब वो है ना एलिमेंट, वो है रूट कॉज को एलिमिनेट करना। किस वजह से हो रहा है, कोई अगर तो वाइटनिंग क्रीम्स हैं तो आपने उसको टेपर ऑफ करना है, क्योंकि उसके अंदर मर्करी होता है, स्टीरॉइड्स होता है। आप एकदम से छोड़ेंगे तो आपकी स्किन का कलर और मजीद खराब हो जाएगा। एकदम से नहीं छोड़नी है उन्हें, बिल्कुल, मतलब आहिस्ता से आपको उसको स्लोली एंड टेपर ऑफ करते होते हैं, ठीक है। टेपर ऑफ करने के बाद फिर आपने अपनी स्किन को मजीद, मतलब देखिए मेडिकेशन अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर चलते हैं तो हम अपने पेशेंट्स को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान लिख के देते हैं, ठीक है। एंड वो उसमें ये होता है कि उनमें टॉपिकल ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम खाने के लिए टेबलेट्स देते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम उनको कहते हैं अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें और धूप से और गर्मी से बचना। जैसे वो कह रही है हमारा बहुत खुला माहौल है, इलाका है, खुला माहौल है, वो नहीं, मतलब अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो इतना करें कि अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करें। आप कवर कर सकते हैं, मास्क से कवर कर सकते हैं, आप अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, आप हैट दुपट्टा यूज कर सकते हैं आपने जो लिया होता है, और खासतौर पर वाइट कलर का, जो भी लाइट कलर के दुपट्टे हैं ना, वो यूज करें आप। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अपनी इतनी अवेयरनेस तो है कि आप एक सन ब्लॉक यूज़ कर सकें, ठीक है। सन ब्लॉक तो मतलब वो तो अपनी स्किन को बचाना है, आपने अपनी स्किन का खुद ख्याल रखना है, हमने आके आपके घर में नहीं रखना। इसलिए मैं सबसे ये प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मौसम के अंदर अपने सन ब्लॉक का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। उसको आपने हर 3 से 4 घंटे बाद रिफ्रेशन आप करना है, ताकि आपकी स्किन के जो भी कंसर्न्स हैं वो ठीक हो जाएं। तो आपने अपना SPF ज़रूर, सन ब्लॉक आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। सखर से भी मिलता होगा, वहाँ पर भी कोई डॉक्टर बैठता होगा, आपने पहले जाके उसको अपनी स्किन दिखानी है और वो आपको बताएगा कि आपने कौन सा SPF सन ब्लॉक लगाना है, तो उसका इस्तेमाल करें। अपने फेस को ढांप के रखें अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है। उमायमा ने भी हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम उमायमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक है आप? जी। क्या सवाल करना चाहेंगी? वो मेरी एज 17 ईयर्स है और मेरे फेस पे एक्नी बहुत होता है, कोई फेस वॉश सूट नहीं कर रहा, तो आप कोई फेस वॉश रिकमेंड करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच उमामा, आपने कॉल की। 17 ईयर्स ओल्ड हैं, और क्विकली बता दें एक्नी के लिए कौन सा फेस वॉश वो यूज़ करें? एक्नी के लिए एंटीबैक्टीरियल फेस वॉशेस बहुत ज़्यादा आए हैं। एक्नी के साथ साथ आपने जो भी फेस वॉश, मेडिकेटेड फेस वॉशेस होते हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो सीबम कंट्रोल करें, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशंस को कम करें ताकि ऑयल कम फेस पे आए। ऑयल कम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे एक्नी कम होगी। एंड अगैन आपने रूल आउट करना है कि कॉज क्या है एक्नी का। हार्मोनल एक्नी तो नहीं है, ठीक है, सिस्टिक एक्नी तो नहीं है, गट हेल्थ तो ख़राब नहीं है। आप एक दफ़ा रूट कॉज को एलिमिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें जो है, आपके मतलब सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, आपने एंटीबैक्टीरियल ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगा, ये फार्मेसी से आपने वहाँ से ले लेना है। हमारे साथ डॉक्टर वजिया बिलाल मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर वजिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एंटी एजिंग के हवाले से बात कर रहे थे, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ मौसम के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अब जो मौसम की शिद्दत है ना, वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इंक्रीज़ होता जा रहा है हमारा दिन ब दिन जो मौसम का टेम्परेचर है। ख़ासतौर पर लाहौर की बात करें तो हीट वेव का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से, और दूसरा एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, कि आने वाले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस किए जाएंगे। और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ये 6 से 7 डिग्री निस्बतन
पिछले सालों के ज़्यादा होने वाला है। तो आने वाले दिन किस तरह के हम गुजार सकते हैं, मौसम के हवाले से क्या मज़ीद प्रेडिक्शंस हैं, और क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गर्मियां हैं एक तो उनका दौरानिया भी ज़्यादा होगा और उनकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सहर ज़िया हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सहर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सहर, मई के महीने में हम इतनी गर्मी महसूस करें, जून जुलाई वाली, और आप देख लें कि अभी हीट वेव का भी खदशा है, 42 तक टेम्परेचर कह रहे हैं कि अभी जाना है, तो जून जुलाई में क्या हमारा हाल होगा? एग्जैक्टली और ये जो हीट वेव हम देख रहे हैं हाँ। दैट इज़ यू नो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। इसकी फ्रिक्वेंसी भी जैसे आपने बताया कि बढ़ रही है, इसकी आप इंटेंसिटी आप देख रहे हैं। बट ये फिनोमेना सिर्फ साउथ एशिया तक नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली यूएसए टेक्सास में मई के रिकॉर्ड जो हैं वो दैट्स ब्रेक, और उन वहाँ पर भी पिछले जितने भी सालों के मई के टेम्परेचर्स रहे हैं वहाँ से ज़्यादा 43 तक आप समझें कि पहुँच चुका है टेम्परेचर। सो दिस इज़ येस वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। और इसको हमें सिंपल अपनी एडेप्टेशंस के साथ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब हम वो जनरेशन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग भी देख रही है, वॉर भी देख रही है, बाकी सारी चीज़ें भी देख रही है। एग्जैक्टली इसी तरह से तो हम इसको किस तरह कर्टेल कर सकते हैं? बिकॉज अभी हीट वेव का भी बताया जा रहा है, ये सारा हफ्ता जो है हीट वेव भी है, इंक्रीज़ करेगा। तो आने वाले दिनों में हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इससे किस तरह कोप अप किया जा सकता है? किस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए हमें? बिल्कुल, इनिशिएटिव से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सम टाइम बहुत से ऐसे जो राइटर्स होते हैं, ब्लॉग राइटर्स कह सकते हैं, वो ये बता देते हैं कि जी एक दिन टेम्परेचर 43-45 तक गया, दे सेड के जी हीट वेव जो है दैट इज़ यू नो कमिंग, और एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। सो फॉर दैट पर्पज़ एक आम इंसान के लिए समझना ज़रूरी है कि हीट वेव की इंटेंसिटी भी बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है, लेकिन वी कैन डिक्लेयर इट एज पर द पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू देम कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो 3 से 4 दिन कंसेक्टिवली हमारे एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा रहे, लाइक 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रहे, और अगर उनकी तरफ से कोई बुलेटिन आ रहा है, सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये एनडीएमए ने हाई अलर्ट भी जारी किया, इवन दो कि मैं कल पढ़ी थी, उन्होंने मैसेजेस भी भेजे हुए हैं लोगों को कि हीट वेव है तो आप बाहर निकलते हुए एहतियात करें, कीजिए। तो वो 15 से 19 मई तक का जो एक ड्यूरेशन आया है ना, दैट इज़ यू नो मोर वल्नरेबल फॉर द पीपल जो कि बड़े हो जाएं, बच्चे हो जाएं, उनके लिए जो बाहर रोज़ निकल रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हीट वेव जब भी हम इसकी बात करेंगे तो उसके अंदर कम से कम 3 दिन का कंसेक्टिव हमें एवरेज टेम्परेचर जो है वो अबव नॉर्मल वैल्यूज़ नज़र आ रहा होगा। जैसे अभी आई गिव द एग्जांपल ऑफ टेक्सास यूएसए, वहाँ पर टेम्परेचर मई के तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया गया, तो वी हैव एक्सपीरियंसिंग इट। उसके बाद फिर हम इसके प्रिकॉशंस की तरफ चलेंगे, जिसमें सबसे पहली हम इनको रोक नहीं सकते। पाकिस्तान का भी टेम्परेचर जो ब्रेक हो सकता है, रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है इस साल अगर देखा जाए तो, बिकॉज बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं ये चीज़। वी आर प्रेडिक्टिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं कि वो ब्रेक हो रहे हैं। जैसे अभी 2023 को सबसे गर्म तरीन साल जो है वो कहा गया, जहाँ पे टेम्परेचर आपकी प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। और अभी 2024 जब आया उसका रवां साल आप समझें, तो उसमें आपके पास जो टेम्परेचर था वो 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक अबव चला गया। तो ये हर एक जो कंट्री है, particularly South Asia, because here we have 1/4 population, 2 बिलियन आबादी तो यहीं पे मौजूद है, तो उसकी वजह से वल्नरेबिलिटीज़ भी यहाँ पर ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, और हमें उन प्रिकॉशंस की तरफ, उनकी आप हेल्थ इंटरवेंशंस हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से, उनकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ये सारे सिनेरियो और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो मौसम है गर्मी का ख़ास तौर पर, एक तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, दूसरी उसकी जो दौरानिया है वो भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल, हम देख रहे थे कि जो मई और जून की गर्मी है वो हमने अप्रैल में एक्सपीरियंस की, और इसी तरह से राइट आफ्टर फेब मार्च द टेम्परेचर वाज यू नो फीलिंग सो हॉट। इसके फील्स लाइक टेम्परेचर पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है, वजह इसकी कि सरफेस टेम्परेचर हमारा क्या चल रहा है। फील्स लाइक एक छोटा सा हमारे मोबाइल के ऊपर लिखा होता है कि दिस इज़ द टेम्परेचर दैट आवर बॉडी इज़ फीलिंग राइट नाउ। तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लिंक,
हवा कितना उसका मतलब विंड मूवमेंट क्या है, ऑल टुगेदर मेक्स योर बॉडी व्हाट इट शुड फील्स लाइक द आउटर टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर। तो वहाँ पे इस टेम्परेचर को फोकस करना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बाहर टेम्परेचर 43 रिकॉर्ड किया जा रहा है तो मे बी इट विल बी फील लाइक 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस टेम्परेचर को ज़्यादा हमें फोकस रखना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए कि हाउ वी कैन कॉप अप विद फील्स लाइक टेम्परेचर रादर द सरफेस टेम्परेचर और द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वी आर फीलिंग। तो डॉक्टर सर ये तो भी 15 to 19 का बताया गया है ना कि हीट वेव है, इसमें आप बाहर निकलते हुए एहतियात करें। क्या आने इसके अलावा भी आगे प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हीट वेव्स फील की जा सकती हैं या आएंगी? बिल्कुल। पाकिस्तान लकीली ऐसी एक लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पे आप सीजनल वेरिएशंस देखते हो और दैट कैन ब्रेक एट सम पॉइंट। इसी तरह से 19 मई को जो अगर हम देखें बुलेटिन तो उसके अंदर आपकी वेस्टर्लीज जो है ना दोज आर जस्ट एंटरिंग इन पाकिस्तान, तो वो इस हीट वेव को ब्रेक करेंगी, इसकी इंटेंसिटी को ब्रेक कर देंगी। तो मेरा हाल है कि अभी के लिए तो 19 मई ऑनवर्ड हमारे ये हीट वेव ब्रेक होगा, बट वी आर नॉट श्योर कि दोबारा से ये फिनोमिना नहीं आ सकता। मे बी इन कमिंग मंथ्स हम इसको ज़्यादा सेवेरिटी के साथ एक्सपीरियंस करें अनटिल अनलेस मूनसून जो है जैसे लास्ट ईयर अर्ली अराइवल आ गया था उसकी वजह से थोड़ा सा आप उसको उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकें। तो क्या इस दफ़ा भी हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मानसून जल्दी आ जाएगा या नहीं? एग्जैक्टली क्योंकि हमारे पास जब इस तरह से एयर टेम्परेचर प्रेशर सिस्टम्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं तो वो ओवरऑल आपकी वेदर पैटर्न को चेंज कर रहा होता है। तो डेफिनेटली समटाइम वेस्टर्लीज लाइक इट्स ऑनसेट टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो मे बी मूनसून भी आपका अर्ली अराइवल हो पिछले साल की तरह और आपके टेम्परेचर्स जो हैं वो इनको कंट्रोल कर सकें जो इस टाइम हम कंडीशन अच्छा, ये इस वजह से भी क्या शदीद गर्मी पड़ रही है कि हमारी सर्दियों में बारिशें भी नहीं हुई हैं, हमारी सर्दियों वाली बारिशें नहीं हुई हैं। देन अब बोला जाता है कि जब मूनसून आएगा तो मूनसून में एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा बारिशें होंगी। फिर उसकी रीज़न यही है जब भी हम मूनसून की बात करते हैं तो एक विंड पैटर्न हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रहा है, हमारे ईस्ट साइड से आ रहा है, और एक हम एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारे वेस्ट साइड से पाकिस्तान में एंटर होता है। तो अगर वो दोनों कंबाइंडली एंटर हो जाते हैं तो एट दैट टाइम आम इंसान को अगर समझाने की कोशिश करें तो वहाँ पे बारिशों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मे बी अगर हमें वेस्टर्न डिप्रेशंस जो हम विंटर्स में यूजली एक्सपीरियंस करते हैं वो वेस्टर्लीज उस टाइम नहीं आई एंड दोज आर डिलेड, तो मे बी इस दफ़ा उनकी कंबाइंड इफेक्ट से पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्ट की जा सकें। अभी कंफर्मेशन नहीं है बट एक्सपेक्ट की जा सकती है और उसकी वजह से आपको पता है फिर फ्लड्स और ये सारी चीज़ें भी कितने आ सकते हैं। बिल्कुल, और इसके हवाले से हमने देखा कि दुनिया में जितने भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं दे हैव अ वेरी गुड मीडिया कम्युनिकेशंस, उनके सेक्टर्स चैनल्स होते हैं। सो आई होप कि इन नियर फ्यूचर में भी इस चीज़ पे भी फोकस किया जाए कि उनके जो बुलेटिन्स हैं वो सिर्फ रात 9 बजे की खबरों में ना बताए जाएं बल्कि डेली बेसिस पे उनके जो चैनल्स हैं वो ये एडवोकेट कर रहे हों, हमें रिसर्चर्स को जो हमारे आम सिटीजन्स हैं उनको कंटिन्यूसली वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हों कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। क्योंकि वो जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं या आप समझ लें कि न्यूज़ इंटरनेट पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत कम दिख रहे हैं। अब हमारा कैपेसिटी यही है कि 1.5 मिनट 2 मिनट की वीडियो देखें और उससे बात को मोबाइल पे हर चीज़ हम देख लेते हैं। एग्जैक्टली तो उसलिए अगर एक बुलेटिन रोज़ वहाँ से पब्लिश किया जाए तो दैट वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए क्या हम अपने तौर पर भी कुछ एहतियात कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं? हुकूमती सतह पर क्या करने चाहिए हमें? अगर इस चीज़ की बात की जाए तो शुरू से मैं मतलब मे बी आई एम नॉट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज कॉन्सेप्ट, यस इट्स हैपनिंग, इट्स अ बजिंग वर्ड और ये हो रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर रोल अगर आप देखें तो हमारा अपना है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ जो इंसान की एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो इसमें अपना बहुत मेजर रोल जो है प्ले कर रही हैं। तो अगर हम ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम्स पे फोकस करें कि हम अपने बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने सोशल लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो मे बी दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल फॉर अस, बेनिफिट फॉर अस। एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा आ गए, रादर टू बी हाइड्रेटेड विद दोज एनर्जी ड्रिंक्स, गो विद द सिंपल वाटर जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है। तो मे बी दैट वुड बी मोर काउंट कि हम इन तमाम इफ़ेक्ट्स से बच सकें। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि सिर्फ हम पाकिस्तान नहीं इसको फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है।
तो इसके लिए आपको लगता है कि क्या एक अलग से फोरम होना चाहिए, अलग से चीज़ें होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड हो कि इसके ऊपर बात करनी है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करनी है? एग्जैक्टली उसके लिए बिल्कुल जो पेरिस एग्रीमेंट है, IPCC एक डेजिग्नेटेड बॉडी है जो कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रही है, मॉनिटर कर रही है कि कैसे टेम्परेचर जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिसमें गोल नंबर 13 स्पेसिफिकली फॉर द क्लाइमेट एक्शंस, कि कैसे आप अपने अर्थ को सस्टेनेबल बना सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्लानट वेयर वी हैव द लाइव्स। तो अगर हम 8 बिलियन पॉपुलेशन को हम कैसे सेव कर सकते हैं आने वाले वक्त में, सो उसके लिए 17 गोल्स में से ये जो 13वां गोल है द क्लाइमेट एक्शन, वो बहुत हद तक इसके ऊपर काम कर रहा है कि लेमैन इवन रिसर्चर्स आर कलेक्टिवली वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इट कि 2030 तक हमारे जितने भी टारगेट्स हैं उनको उसमें हम लो कार्बन एमिशंस करें, इसके अलावा टेम्परेचर्स को कंट्रोल करें, टेम्परेचर रेगुलेशंस को इंश्योर करें। सो दिस इज़ हाउ दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो इसमें पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है? पाकिस्तान में देखा जाए तो क्लाइमेट एक्शंस के गोल नंबर 13 के हवाले से काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अभी रिसेंटली जो LCAP प्रोजेक्ट अर्बन यूनिट का चल रहा है वो भी इस लोकल एक्शन प्लान डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा हो जाता है कि हम इंटरनेशनल जितने भी प्रिकॉशंस ली जा रही होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट वी कैन डू दैट, हम उसको भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट टू अंडरस्टैंड द लोकल प्रॉब्लम्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि लोकल जितनी भी कंडीशंस प्रिवेल करी हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको डायग्नोस करके तो काम किया जाए तो हमारे ज़्यादा बेहतरीन नताइज हमें नज़र आएंगे। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं दैट इज़ ऑलरेडी इन पाइपलाइन, और पाकिस्तान इस पर काफ़ी हद तक काम कर रहा है। अच्छा, लाहौर की अगर बात कर ली जाए, लाहौर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्या हमें अब प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए? वो भी एक कह लें कि सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल। अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स देखते हैं अगेन, तो वो 9 मीटर पर स्क्वायर आपके पर कैपिटा आपके पास होना चाहिए। लाइक आपकी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ग्रीन एरिया मस्ट बी ओवर देयर, और अगर कंट्री लेवल पे देखें तो वो 25 से 30% का एरिया मस्ट बी डेजिग्नेटेड विद द ग्रीन स्पेसेस, जबकि पाकिस्तान को वो है ही 4% है। और अगर हम इसको बिल्कुल अर्बन एरिया पे ले आए तो अगेन इट इज़ स्टेटेड एंड एविडेंट कि आपका जो टेम्परेचर है वो पर कैपिटा 9 मीटर स्क्वायर का एक एरिया होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी पार्क्स, इन द फॉर्म ऑफ नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस के पार्क्स मौजूद हों एंड यू गो ओवर देयर, और वो वेल बींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके टेम्परेचर रेगुलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर सिर्फ लाहौर के सिनेरियो की बात की जाए, बिकॉज आई एम वर्किंग इन द लास्ट 10 ईयर्स विद द सिटी लाहौर, तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ 4 ऐसे यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पर पार्क्स अपने एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। बाकी हर जगह पे ये लैक कर रहा है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और उसके लिए अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हमारा ऑनगोइंग है जिसमें हम साइट सिलेक्शन करें कि वेयर शुड बी द पार्क, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट पार्क्स हो जाएं, कम्युनिटी पार्क्स हो जाएं, लेकिन दैट मस्ट कर्टेल दैट कंजेशन, जो हमारा कंक्रीट कंजेस्टेड एक स्ट्रक्चर बन गया उसको हम किसी तरह से कर्टेल कर सकें और उसको इस्टेब्लिश करें। मतलब अपने तौर पर प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, इस चीज़ को कर्टेल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आप लोगों के लिए भी है कि बतौर शहरी आप लोग भी अपने इर्द गिर्द देखें कि अगर ग्रीनरी मौजूद नहीं है या स्पेस नहीं भी है तो आप लोग रूफ गार्डनिंग कर सकते हैं। वहाँ पर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ताकि ये जो वेदर और क्लाइमेट चेंज जो हमारी वजह से ही ख़राब हुआ है उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हम बेहतर कर सकें, क्योंकि हमने इसी में रहना है, हमने किसी और प्लैनेट पे तो नहीं चले जाना है। तो इसके लिए आपने ही थोड़ी बहुत कोशिश करनी है। डॉक्टर सहर ज़िया हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सहर, थैंक यू सो मच कि आप आई और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात कर रहे थे। हीट वेव क्योंकि एक्सपेक्टेड है 15 to 19, तो इसमें आपने पूरा ख्याल रखना है, बाहर जाते हुए एहतियात करें। ब्रेक। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से बात कर लेते हैं, और आज हमने एक उस बहस के हवाले से बात करनी है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लीडर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है या कॉर्पोरेट मैनेजर ज़्यादा। इन दोनों में से बेहतर कौन है जो कि हमें लीड कर सकता है, जो कि हमें आगे लेकर जा सकता है? हमें तो वैसे भी ज़िंदगी में कोई लीडर चाहिए होता है या कोई हमें गाइड करने वाला चाहिए होता है, तो वो आप किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो, आपको वहाँ पर वो कोई ना कोई
एक ऐसा बंदा लीड कर रहा होता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन सा बेहतर है, वो मैनेजर हो सकता है या फिर वो कॉर्पोरेट लीडर हो सकता है। तो आज हमने उसमें जो बुनियादी फ़र्क है ना वो जानने की कोशिश करनी है। तो इस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, कॉर्पोरेट लीडर और कॉर्पोरेट मैनेजर, क्या फ़र्क है इनमें और बेहतर कौन है इसमें? और ये बड़ी पुरानी बहस है हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर में। मज़े की बात है, जिसको कहा जाए कि मैनेजर है तो वो शर्मिंदा महसूस करता है, और जिसे कहा जाए लीडर है वो बड़ा फख्र महसूस करता है, और लोग अपने आप को लीडर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं। दैट्स आई से एज इन हाउस ट्रेनर एंड एक्सटर्नल कि ये दैट्स अ डिलेमा ऑफ इंडस्ट्री। इसमें वो जैसे है ना कि कोई चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे वो बुरा ही अच्छा बनाता है। तो बिल्कुल वैसे ही लीडर और मैनेजर दोनों में अगर एक मैनेजर की परफॉर्मेंस बेहतर है और वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी ले रहा है तो वो अच्छा है, और अगर लीडर बिजनेस गोल्स के मुताबिक परफॉर्मेंस ले रहा है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें ये मैं चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन कर दूं कि जो ये रोल अमूमन चेंज होते रहते हैं एक ही शख्स के। मतलब जितने भी, एक तो एंट्री लेवल है ना जहाँ पे हम जॉब शुरू करते हैं तो हम अमूमन किसी बॉस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद वो बॉस, उसका बॉस, उसका बॉस, उसका बॉस, ये सब लीडरशिप रोल्स हैं, सही है, और ये पीपल मैनेजर भी हैं। सो अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं तो आपका जो टैग लाइन है लीडरशिप की वो मैनेजमेंट की होती है। यू आर मैनेजर ऑफ द कंपनी इन डिफरेंट प्लेसेस, बट यू हैव टू बी अ लीडर एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। सो इस बहस को आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल भूल जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए कि लीडर अच्छा होता है या मैनेजर अच्छा होता है। इट इज़ अबाउट अ सिचुएशन। दैट इज़ वाई हमने अपने लीडरशिप प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि मॉडर्न कॉर्पोरेट सेक्टर में अब सिचुएशनल लीडरशिप की बात की जाती है। दे हैव फॉरगॉटन दिस ओल्ड क्रैप के जी लीडर अच्छा होता है या मैनेजर अच्छा होता है, और मैनेजर में जो बुरी चीजें वो सारी उसमें डालते हैं, मैनेजर में डाली जाती है कि वो टास्क पूछता रहता है, वो बार बार पुश करता है, वो तंग करता है, वो परवाह नहीं करता लोगों की। और जो लीडर है वो सारा नेचर ऑफ जॉब एक जैसी है मुझे लगता है। जी, मोरलेस एक जैसी है, सिचुएशन डिफरेंट होती है। सिचुएशन पे जब हम बात करते हैं ना इसमें मुनीबा, लेट्स से मुझे एक मेरे अंदर स्किल है ही नहीं, मैं हायर हुआ तो एक सर्टन क्राइटेरियन तो था, लेकिन जॉब जब हासिल कर ली तो मुझे कुछ नई स्किल सीखना है। अब उस स्किल पे सिर्फ डांट टपट अगर होगी तो फिर मैं अपने उस मैनेजमेंट रोल को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, जिसमें सिचुएशन ये मुझसे रिक्वायर करती है कि मैं एज लीडर काम करूं और उसको स्पेस दूं। नंबर 1 कि सीखने का टाइम दूं। नंबर 2 जो प्योरली टेक्निकल और मैनेजरियल चीज़ है कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ उसको अटैच करूं जो उसको स्किल सिखाए और स्ट्रक्चर अंदाज से सिखाए। इसका लीडरशिप से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें आप बिल्कुल एक बीटन पैटर्न के ऊपर, बीटन ट्रैक के ऊपर सिखा रहे हैं कि 2 + 2 4 होता है, हमारी डोमेन में 4 को ऐसे बाद में करते हैं और इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा होता है। वहाँ पर स्पेस देना उस शख्स को और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे वो लर्न कर सके नई स्किल, दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन उस बंदे को लगाना और उसको अगर सिखाना है तो पैटर्न के साथ सिखाना, दैट इज योर मैनेजरियल पार्ट। सो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इज के लीडर हैं या मैनेजर हैं, आपके रोल्स लीडरशिप वाले ही हैं, ठीक है, टॉप तक फर्स्ट लेवल मैनेजर से लेके, लेकिन आपने अपनी सिचुएशन को चेंज करना है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आप हर जगह पे 120 की स्पीड से नहीं चलते, बम्पी रोड आती हैं, आप स्लो डाउन करते हैं, आप पहले गियर पे जाते हैं, आप रिवर्स भी करते हैं, और जब गलियों में जाते हैं अपने किसी दोस्त तो वहाँ पे और ज़्यादा स्लो जाते हैं, 120 पे नहीं जाते। और आपको एक अच्छा ड्राइवर होना पड़ता है, चाहे आप पहाड़ों में जाते हैं या इधर गलियों में फिर रहे हैं। सो यू हैव टू हैव बोथ द क्वालिटीज। तो अगर आप में मिसिंग है, लीडर की क्वालिटी मिसिंग है, तो यू कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर एट ऑल। और अगर आप में मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है तो आप फिर बातूनी लीडर तो हो सकते हैं, जो हर बात पे कहें कि शाबाश शाबाश, प्रोडक्टिव लीडर देन यू बिजनेस लीडर नहीं हो सकते। तो अब पाकिस्तान का अगर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, लीडर की या फिर मैनेजर की? सिचुएशनल लीडर की। सिचुएशनल लीडर जी जी जी। पाकिस्तान में मिसिंग ये है, असल में होता ये है कि अगर मैं अपनी देखूं मैनेजमेंट हायरार्की में साल के अगर दिन लगाए जाएं तो उसमें तकरीबन हम 80 to 90% ऑफ द टाइम चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं एज पीपल मैनेजर भी। हम लोगों को भी मैनेज कर रहे होते हैं कि कहाँ पे टास्क एलोकेट करना है, आपने क्या काम करना है वगैरह वगैरह। लीडरशिप की सिचुएशन ओकेजनली आती है। अच्छा, आप जब बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करते, आप जब यू लेट द पीपल डू देयर वर्क, आपको उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, वो वन टाइम एक्टिविटी है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो उसमें आपके एम्प्लॉय में कॉन्सेप्ट जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा अपना काम करने का। तो वंस ही इज ऑन इट्स ओन
तो फिर आप अगर बार बार माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे, बार बार उसको रोकेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो सिचुएशनल लीडरशिप, ऐसा लीडर जिसको समझ आए कि कहाँ पे मुझे जंप इन करके गाइड करना है और कहाँ पे मुझे स्टेप बैक करना है। अच्छा, मैनेजर्स यूजुअली जो गलती करते हैं जिसकी वजह से बदनाम होते हैं वो है माइक्रो मैनेजमेंट करना, कि एम्प्लॉय आपने हायर कर लिए 10, सबको काम भी सिखा दिया और उसके बाद आप हर वक्त जाके उनके साथ सींग फंसा के बैठे हुए हैं किसी ना किसी बात पे। कभी आपको उनका मूड ख़राब लग रहा है, कभी आप उनको कोच करने के मोड में आ रहे हैं, कभी आप उनके टास्क के ऊपर कर रहे हैं। उनको एक टास्क दे दें, मे बी फॉर अ मंथ और सो, और या क्वार्टर का एक टास्क है, उसको आप उनसे पूछ लें कि आपका क्या एक्शन प्लान है। इफ़ दे गो देयर एक्शन प्लान तो आप स्पॉट चेक कर सकते हैं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कि ठीक तरह चल रहा है या नहीं चल रहा। उसको डेली एक्सरसाइज नहीं बनाइए। ओके, डेली उनके सर पे तलवार ना लटकाएं। एग्जैक्टली। और अगर आपको लगता है, कुछ लोग होते हैं मुनीबा, अगर हम रियल टाइम की बात करें, कुछ लोग होते हैं जिनको अगर रोजाना नहीं पूछा जाएगा तो वो काम पे नहीं उस तरह से परफॉर्म करते। कुछ होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ ड्रिवन है, उनको आपको माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए। बल्कि उनको अगर आप ये रोल दे दें, चाहे वो इक्वल स्केल है, उनको रोल दे दें कि यार 2-3 ये लोग हैं, ये जरा थोड़ा सा इनको पुश करना पड़ता है, तो डोंट बी सो पुशी, लेकिन आप इनके साथ गपशप करके तो ये देखें कि काम मुकम्मल हो रहा है नहीं। अच्छा, मे बी आप उनसे डिस्कस कर लें कि यार मेरी मतलब जरूरत है, सिचुएशन लीडरशिप की जरूरत है हमारे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, हमारे बिजनेस सेक्टर को। एग्जैक्टली। और मैनेजर्स को भी थोड़ा स्टेप बैक करने की जरूरत है कि लोगों को फ्लोरिश करने दें। उनको कोचिंग की जरूरत है तो कोचिंग प्रोवाइड करें। हर वक्त समझाने के लिए नहीं बैठ जाएं। हर कोई तैयार नहीं होता आपको बॉस समझ के या मैनेजर समझ के। शायद आपके सबऑर्डिनेट हर दूसरे दिन 4 घंटे के लिए बैठ तो जाएंगे मजबूरी में, लेकिन ऑफ कोर्स वो लर्न नहीं करेंगे। तो स्टेप बैक करें एंड लेट देम प्ले देयर जॉब। नहीं तो अच्छा लीडर बनने के लिए, कॉर्पोरेट लीडर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं जी। सबसे पहले आपको कैटेगोरिकली वॉक द टॉक। आप जो बात कहते हैं लोगों को कि सच बोलो और उनके साथ दूसरों के साथ जुल्म ना करो, जो आपको एक अच्छा लीडर होने के लिए कहना पड़ता है। कंपनी की वैल्यूज़ होती हैं, आप कहते हैं यार इनको फॉलो करें, जिसमें इंटेग्रिटी है, रिस्पेक्ट फॉर पीपल है, वगैरह वगैरह। तो आप जो कहते हैं वो आप खुद भी करते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ लोगों के लिए और आपके लिए नहीं है, और आपके लिए कोई करे तो आप पे कोई हाईलाइट करे तो आप कहें यार मुझे आप पूछ रहे हैं, अब आप मेरे बारे में बात करेंगे, अब आप मुझे लाइन हाजिर करेंगे। आपको लाइन हाजिर होने के लिए खुद पेश करना चाहिए। तो सबसे पहले है वॉक द टॉक, जो आप कहें वो करें। दूसरी चीज़ है बी फेयर एंड फर्म। ओके। बहुत से लोग हैं जिनको आदत होती है अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करने की। ठीक है। इसको ये मिला मुझे क्यों नहीं मिला, इसको ये मिला मुझे क्यों नहीं मिला। तो आप एक दफ़ा जस्टिफाई कर दें रीजनिंग के साथ कि ये क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसको ये क्वालिफाई करता है इस चीज़ के लिए, और आप क्वालिफाई करते हैं इस चीज़ के लिए। और आप ये 2-3 काम करेंगे तो आप भी क्वालिफाई कर सकेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, जो एक फेयर सी असेसमेंट है। लेकिन बी फर्म ऑन योर डिसीजंस। ठीक है। इस वजह से ना डिसीजन चेंज करते रहे कि किसी ने आप पे एतराज़ कर दिया। ठीक है, मतलब ये चीज़ें आप अडॉप्ट करके एक अच्छा कॉर्पोरेट लीडर बन सकते हैं। मजीद भी बात करेंगे। एम फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन ज़्यादा बेहतर होता है, मैनेजर या फिर कॉर्पोरेट लीडर। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए, कॉर्पोरेट लीडर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए फवाद साहब कि क्या एक कामयाब जो मैनेजर होता है वो एक अच्छा लीडर भी हो सकता है? क्या होना चाहिए? होना चाहिए जी। मैनेजमेंट जो है ना, इसमें एक सादा सी डेफिनेशन जो हम किताबों में पढ़ाई जाती है, वो कहते हैं कि मैनेजर डज नथिंग बट मेक श्योर नथिंग रिमेन्स अनडन। सही है। तो एक सादा सी डेफिनेशन ये है कि वो खुद से कुछ नहीं कर रहा लेकिन मेक श्योर कर रहा है कि कोई टास्क रह ना जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है। सेकंड लाइन पे जब आपने ये काम लेना सीख लिया, अब आपके लिए लाजमी है कि आप जिस चीज़ में हमारी जो लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर और स्पेशली जो स्टेट कल्चर और जो बाकी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, वो लैग करती हैं, वो है लीडरशिप डेवलपमेंट में। लीडर डेवलप नहीं होने देते।
छोटे छोटे साइज के अपने छोटे जरूर बनाए हुए होते हैं, कोई यस बॉस करने के लिए रखा हुआ है और वो सिर्फ सर सर करता जा रहा है। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। और वही आपके करीब है। हाँ। और वो सबसे नालायक बंदा है आपकी बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। कंपनी में। ये होता है ऐसे, ये हर जगह पे होता है। हाँ, जो नालायक होता है वही यस बॉस कर रहा होता है। एग्जैक्ट। और अजीब बात ये है, वो इतना जो लीडर साहब बैठे हुए हैं जो मैनेजमेंट रोल से बाहर नहीं निकलते, वो इतने खुद पसंद है कि वो भी स्मार्ट आदमी है, जो यस सर कह रहे हैं ना, वो भी स्मार्ट आदमी है। उसको पता है कि इनको मैं कहूँगा ना कि सर आप तो दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं, आपके सामने माइकल शूमेकर भी कुछ नहीं है और आपके सामने ट्रम्प भी कुछ नहीं है, तो ये ज़हीन आदमी मान जाएगा एग्जैक्टली। मैं इतना हसीन हूँ मेरे मुझसे मॉडल भी पीछे हैं। और अच्छा, ये बड़ा स्मार्ट आदमी है। बिल्कुल। तो आपने असल में लीडर्स डेवलप करने हैं, अपनी रिप्लेसमेंट, आई रिपीट अगेन, आपने अपनी रिप्लेसमेंट डेवलप करनी है लीडर्स की शक्ल में। दैट इज अ टफ कॉल ऑब्वियसली। कुछ कंपनीज इस पर तो पाकिस्तान में भी अब चंद एक कंपनीज हैं ऐसी जो कि लीडरशिप के जो गोल्स होते हैं ना, जिस तरह हमारे ईयर एंड गोल होते हैं, उसमें लीडर को पूछते हैं कि आप अगर नहीं रहेंगे, कल रिजाइन कर देंगे या गॉड फॉरबिड आप फोर्थ हो जाते हैं, तो आपकी रिप्लेसमेंट में कौन है बंदा जो ये सारे टास्क परफॉर्म करेगा। सही। तो आपकी एब्सेंस में अगर सिस्टम रुक रहा है तो फिर आप में फॉल्ट है। इसमें खुशी महसूस ना करें कि यार मैं छुट्टी पे होता हूँ तो लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं, यार मैं छुट्टी भी नहीं एंजॉय कर सका, और बड़ी फख्र से कहते हैं भाई आप छुट्टी पे जाएं, एंजॉय करें एंड लेट योर पीपल डू देयर वर्क। उनको तो लीडर को डेवलप करें। अपना नंबर 2 नंबर 3 उसको ना रखें जो आपको सर कह के आगे पीछे फिरता है, उसको बनाएं जो स्किल्ड आदमी है। सो पाकिस्तान में लीडरशिप डेवलपमेंट का कल्चर आ चुका है। हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में कई कंपनीज तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जो अच्छी कंपनीज हैं उन्होंने उसको गोल्स का हिस्सा बना दिया। यानी टॉप लीडरशिप अगर डेवलप नहीं कर रही, जिसको सक्सेशन प्लानिंग भी कहते हैं, नहीं कर रही, तो उनके मार्क्स कटते हैं और लीडर्स को फिर डिमोट तो नहीं किया जा रहा अभी तक, लेकिन लीडर को क्वेश्चन जरूर किया जा रहा होता है कि 3 साल से आपका रिप्लेसमेंट तैयार नहीं हुई तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर एन इनकॉम्पिटेंट लीडर। सो बाकी कंपनीज भी जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप अपनी रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता आप सारा बिजनेस उनको थमा दें। जिसका सरमाया है बिजनेस उसी का ही है, और आपने चंद एक की चीज़ें अपने पास रखनी होती हैं, बाकी लेट योर पीपल डू देयर जॉब। तो अपनी रिप्लेसमेंट, अपनी जगह पर काम करने वाले लोग डेवलप करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अगले रोल में जा सकेंगे। ठीक है। अगर आप वही करते रहेंगे और लोगों को भी छोटा बना के रखेंगे तो फिर आप भी शायद 40 साल के बाद ये कहूँ कि मैंने 25 साल इस रोल में काम किया है, तो आपको ये ऐसे करने के बजाय ऐसे करके कहना चाहिए कि 25 साल एक ही काम करता रहा हूँ। सो डेवलप लीडर्स। लेकिन ये इसमें आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जितने माशी हालात और मुश्किल हालात चल रहे हैं, इसमें हमें ज़्यादातर कौन बेहतर तौर पर गाइड कर सकता है या कारआमद हो सकता है, एक लीडर या फिर एक तजुर्बाकार मैनेजर? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है मुनीबा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो माशी हालात चल रहे हैं पिछले एटलीस्ट 5-6 सालों से बिलखुसूस, उसमें आपको मैनेजर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो आपको डे टू डे एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, जो आपको डे टू डे लाइफ के बारे में साथ साथ लेके चल रहे हों। लेकिन इसमें उसी मैनेजर का जो लीडरशिप रोल है वो माइनस नहीं होता। ओके, सही है। ये कर्व हमेशा ऐसे नहीं होगी। पाकिस्तान में अभी जो मुआशी अशारिये आए हैं उसमें बेहतरी की तरफ आ रहा है, तो अगर वो बेहतरी की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आगे आप अगर विजनरी लीडर हैं तो आपको फोर्स कर लेना चाहिए कि 2 से 3 साल में ये अपवर्ड ट्रेंड जाएगा या डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा। इसको फॉर गॉड सेक अपनी बेहतर है कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लें या बिजनेस लीडर के साथ कर लें, अपनी सियासी वाबस्तगी के साथ बिल्कुल नहीं करें, अदरवाइज यू विल बी ड्रॉप्ड। तो बेहतर ये है कि आप उसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देख के अपने जिनको आप मैनेज कर रहे हैं उनके बताएं कि कितने साल तक ये वाला रहेगा ज़माना और उसके बाद आपको क्या करना है। मुझे एक बड़ी चीज़ दिलचस्प याद आ गई। पिछले दिन मैं पढ़ रहा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। उसमें बादशाह को जब ख्वाब आता है जिसकी ये फिर ताबीर बताते हैं, तो 7 साल अच्छे हैं और 7 साल बुरे हैं। हाँ जी। उन पहले 7 सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम प्लान करके देते हैं कि अगले 7 साल कैसे होने हैं। तो उस पूरे रीजन में सिर्फ इनका इलाका है जो कि कहत से खुशहाल रहता है और बाकियों को करते हैं। सो दैट मीन्स आपके पास जब अच्छा वक्त है उस वक्त आप अपने आप को डेवलप करें कि अगले क्रिटिकल ज़माने में या मुश्किल ज़माने में किस तरह जाया जा सकता है, उसमें से कैसे निकलना है। सो दैट इज़ आई वांटेड टू मेक इट कि एज लीडर, खास तौर पे जो आप मैनेजर हैं, तो आप उसमें से ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ लोगों को गाइड करने की पोजीशन में अगर हैं और उनको इफ़ यू कीप देम गोइंग, यू आर अ लीडर। लेकिन काम मैनेजमेंट वाला करना पड़ेगा आपको कंसिस्टेंटली। सो अ लीडर हु इज़ नॉट अ गुड मैनेजर
इज नो लीडर। सिंपल इज दैट। आप लीड कर ही सकते जब तक आपको मैनेजमेंट नहीं आती। तो बस इसमें फंसे नहीं रहें, उस ज़माने में नए मैनेजर्स को, नए लीडर्स को डेवलप करें ताकि आप उस क्राइसिस के ज़माने से बाहर निकल के फिर फ्लोरिश कर सकें। नहीं तो फिर अब जैसे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, हमारे डिफरेंट कंपनीज में भी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा आ रही है ना, वो ओवरटेक कर रही है सारी चीज़ों को। तो उनको ख़ासतौर पर इस लीडरशिप रोल के लिए या कॉर्पोरेट लीडर बनने की तरफ अगर उन्होंने जाना है तो किस तरह की वो खसूसी तरबियत ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, या किस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं वो? यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि दुनिया एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, और लीडरशिप रोल सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रह गए, अब आप रिमोट टीम्स के जरिए वर्ल्ड वाइड लीड कर रहे होते हैं। ठीक है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनका पाकिस्तान में कोई एक सबॉर्डिनेट नहीं है, कोई अफ्रीका में है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, रिमोट टीम्स को वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। सो लीडरशिप, और पाकिस्तान जैसा मुल्क में जिसको कि दुनिया में खैर इस जंग से पहले एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन, अब कोई नहीं समझेगा, अब हमें इजी नहीं लिया जा सकता। तो इससे पहले नीचे नज़र करके देखा जा रहा होता था कि ये शायद अच्छे लोग नहीं हैं या परफॉर्म नहीं करते। उस ज़माने में भी हमारे पास ऐसे लीडर मौजूद थे जो पाकिस्तान में बैठ के दुनिया भर की रिमोट टीमों को लीड कर रहे थे। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है। नौजवानों के लिए गुड न्यूज़ है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़, नंबर 1, स्किल डेवलप करें कोई भी। ठीक है। अगर आपकी कोई स्किल डेवलप नहीं है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कपल करती है, तो फिर आप लीड नहीं कर सकते। टॉप ऑफ दी ऑल अपने स्किल डेवलप करें, उसके लिए जान मारें, लोगों के साथ मिलें, कोई इंसल्ट करता है करवाएं, आप डांट खाते हैं खाएं, किसी भी तरह से अपनी स्किल डेवलप करें, उसमें मास्टर करें विद एवरी सिंगल डे, उसको एक्शन में लेके। नंबर 2, आई स्ट्रांगली रिकमेंड प्ले स्पोर्ट्स। कोई ना कोई गेम जरूर खेलें, ठीक है, और उसमें लीडरशिप रोल लें, अपने दोस्तों से कह के लें कि इस मैच में मैं कप्तानी करूंगा, ठीक है, या अगले 4 मैचों में मुझे कप्तानी करने दो। उसमें आप जो प्लेयर्स को कर रहे होंगे, देखिए हम अपनी जो एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग्स होती है ना, उसमें गेम्स ही करवाते हैं। अच्छा। गेम्स करवा के लोगों को देखते हैं कि लीडरशिप किस में है। अभी मैं आई वाज इन अ होटल जहाँ पर एक बड़ी मल्टीनेशनल ने तकरीबन 800 जो MTOs हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स, उनको इवेलुएट करना था। ओह वाओ। पाकिस्तान वाइड। अच्छा। तो उसमें वो गेम बेस्ड एक्टिविटीज़ करवा के ये देख रहे थे कि कौन से लोग हैं जो किस तरह के गेम में लीडरशिप रोल में आगे आते हैं, कौन खुद इनिशिएटिव लेते हैं, कौन जिम्मेदारी लेते हैं, कौन मामला ख़राब होने पर दूसरे पर ब्लेम डालते हैं। तो ये सारे नौजवान 20, 22 से 25 साल के बच्चे थे। तो अगर आप चाहते हैं नौजवानों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस लीडरशिप रोल में आएँ, स्पोर्ट्स एक तो ज़रूर खेलें, कोई भी जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है। दूसरा, आप एक्टिविटीज़ कोई ज़रूर ऐसी रखें जिसमें आप लीड कर सकें। छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, करें, जिसमें जिम्मेदारी आप पर आए। ब्लेम गेम को निकाल के कोई लीडर, कॉर्पोरेट लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो ब्लेम गेम करता रहता है कि इसकी वजह से मैं हार गया, उसकी वजह से हार गया, उसकी वजह से हार गया। यू हैव टू टेक इट ऑन योर शोल्डर्स एंड रिजॉल्व द मैटर। तो आखिरी बात यह है कि बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है। आप जैसे मैंने कहा ब्लेम गेम से बाहर निकलें। अगर आपके पास मसले का हल नहीं है, मे बी अपेरेंटली वो गलत हो सकता है, ट्राई इट। हाँ, एग्जैक्टली। वो गलत हो जाएगा तो उसको करेक्ट कर लें। तो अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, यू विल नेवर फ्लोरिश। सो ये 2-3 स्टेप्स लें। और साथ अगर मैं इकबाल का कोट कर दूं, इकबाल कहते हैं, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँपुर सोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो लीडर का काम यही है कि विजन अपना बड़ा रखें और एम्पैथाइज करें अपने लोगों के साथ, और साथ साथ कंसिस्टेंटली आप चलते रहें, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज हमें पता चला है कि कॉर्पोरेट लीडर या कॉर्पोरेट मैनेजर, हमें सिचुएशनल लीडरशिप की ज़रूरत है। अपने किसी भी बिजनेस के हवाले से, कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से, या किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसको मैनेज करने के हवाले से। तो अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और इस वक्त हमारे साथ ज़ैगम नईम मौजूद हैं, जो कि यंग टैलेंट है, यंग सिंगर है, हमारे पाकिस्तान का असासा है। और आज चूँकि आपको पता है कि वीकेंड भी था, और वीकेंड पे हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि जब हम आपको छोड़ के जाएँ तो कुछ अच्छी और ख़ूबसूरत यादों के साथ छोड़ के जाएँ। तो इसलिए हमने ज़ैगम को आज जो है ना दावत दी है, इन्वाइट किया है अपने प्रोग्राम में। तो ज़ैगम से आपकी बात करवाते हैं। ज़ैगम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैगम, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कैसे इसमें आए हैं आप? सिंगिंग का शौक कैसे आपको आया? It all started like when I was into university, so that's how it happened.
यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, गाने का शौक नहीं था इतना, एज इन ना कभी सोचा था कि गाना गाएंगे, बट द मोमेंट आई वेंट इनटू यूनिवर्सिटी आई जॉइंड म्यूज़िक सोसाइटी, आई वाज लाइक वेरी मच इन्फैक्चुएटेड बाय देम, मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, मेरे दोस्त वगैरह बन गए वहाँ पे, एंड देन वी स्टार्टेड जस्ट लाइक सिंगिंग एंड एवरीथिंग, द जर्नी गोज़ ऑन। फिर वहाँ से गाना नहीं तो उससे start पहले किया। आपको नहीं शौक था सिंगिंग का? उससे पहले कभी शौक नहीं था, बस गुनगुना लेता था, कभी सोचा नहीं था कि करूँगा, मतलब इट वाज नेवर एवर। उससे पहले मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, मतलब पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, Exactly, लेकिन जैसे that's how it यूनिवर्सिटी आए तो अब सिंगर बनना चाहते हैं। नहीं, तब भी सिंगर बनना नहीं चाहता था, बस स्टार्ट किया था ऐसे ही कि बस टाइम गुजर जाता है, बिकॉज आपके लेक्चर्स होते हैं, उसके दरमियान में गैप होता है एन आवर 1.5 आवर, तो उसमें भी फ्रेंड्स यूज्ड टू जैम एंड एवरीथिंग। नहीं तो अभी भी सिंगर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना एग्जैक्टली, चाहते? नाउ आई एम लाइक लेटिंग इट गो लाइक प्रोफेशनली। ठीक है, तो अभी खुद ही से ही वो यूनिवर्सिटी का जो क्लब है, म्यूज़िक क्लब, वहीं से सीख रहे हैं या बाकायदा सोचा है कि आगे किसी से क्लासेस लेंगे? नहीं, एज इन सोचा नहीं है कि क्लासेस लूँगा, बिकॉज आई डू बिलीव कि म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग। अगर आपका कान अच्छा है, अगर आप अच्छा सुन सकते हैं तो आप अच्छा गा सकते हैं, सो दैट्स हाउ इट इज़। चलें फिर, क्या सुनाएंगे हमें आप दोबारा? कह लें कि काविश के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, और काविश तो वैसे भी छाया हुआ है एग्जैक्टली। पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है काविश। तो काविश के अलावा और किसको पसंद करते हैं आप, सुनना पसंद करते हैं? सबसे पहले तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू आतिफ असलम। ओके, ही इज़ अ ग्रेट लाइव परफॉर्मर ऑब्वियसली। मुझे उनकी लाइव परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार लगती थी, बिकॉज आप किस तरह क्राउड से इंटरेक्ट करते हो एंड एवरीथिंग, द वाइब इज़ ओवरऑल। और अपार्ट फ्रॉम आतिफ असलम आई लिसन टू आसिम अज़हर के अलावा आई लिसन टू काविश, देन बयान बैंड अलॉन्ग विद कराकरम, बहुत प्यारा बैंड है, इट्स अंडररेटेड राइट नाउ एट द मोमेंट, बट बहुत प्यारा काम है वॉइस का, सो दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है, तो आपका भी प्लान है कोई ऐसा ही बैंड आगे इंट्रोड्यूस कराने का? नहीं, फॉर नाउ लाइक आई एम लाइक सोलो आर्टिस्ट। अच्छा, अभी सोलो चल रहे हैं आप? इसमें ज़्यादा अच्छा है ना, बिकॉज यू डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन पीपल, आपको मतलब जो करना है आपने खुद करना है, सो इट्स लाइक वन मैन आर्मी। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय एड शेरन, बिकॉज हाउ ही पुल अप्स द कॉन्सर्ट, बिल्कुल वन मैन शो करता है, सो दैट्स हाउ इट इज़। तो अभी अब जैसे यंगस्टर्स बहुत सारे हैं, हम देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, बट आपको क्या लगता है कि हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें अभी भी स्पेस है इनको वेलकम करने के लिए, आप जैसे यंगस्टर्स को वेलकम करने के लिए? वेल एग्जैक्टली, बिल्कुल पीपल आर लविंग जो इंडस्ट्री के अंदर हैं, और अगर आप अच्छा काम करते हो तो वो डेफिनेटली दैट गेट्स द रिस्पेक्ट एंड दैट गेट्स द यू नो अटेंशन ऑफ एवरीबडी, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हो वो दिल को लगता है जाके, और ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता पॉसिबल कि जो दिल को लगी हुई चीज़ है वो बगैर इस तरह रह जाए। तो बिल्कुल लोग वेलकमिंग हैं, स्पेशली जो प्लेटफॉर्म राइट नाउ एट द मोमेंट, अभी कोक स्टूडियो ने बहुत सारे नए आर्टिस्ट वगैरह उनको एक्सपोजर दिया है एंड एवरीथिंग, तो बहुत ज़्यादा नए आर्टिस्ट आए हैं। मेरे तो सारे सीनियर्स ही हैं, हसन रहीम इज़ वन ऑफ देम, अब्दुल हनान इज़ वन ऑफ देम, अनूरुल खालिद इज़ वन ऑफ देम, तो बहुत सारा मतलब इस तरह के। लेकिन फिर भी बहुत से यंगस्टर्स कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता है या हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हमारा जो टैलेंट है वो वेस्ट चला जाता है बिकॉज हमें चांस नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म एज इन आपको कोई ना प्लेट में रख के कुछ दे नहीं सकता, राइट, एट द मोमेंट। तो प्लेटफॉर्म आपके पास बिल्कुल, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास इंस्टाग्राम है, यू हैव द फ्री विल टू सिंग, आप बिल्कुल कवर्स पोस्ट करें, सारे ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मानना मतलब आई डिसएग्री विद दिस कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आर्टिस्ट नहीं बना सकते अनटिल और अनलेस आर्टिस्ट में खुद कुछ हो और वो खुद कुछ बनना चाहे। ऑब्वियसली आपके अंदर स्पार्क है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप अपनी जगह खुद बना लेते हैं। तो जैगम क्या सुनाएंगे आप हमें? हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कितना हेल्प कर रहा है इस चीज़ को प्रमोट करने के हवाले से, या यंग टैलेंट के लिए वो कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है? इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप बस कवर्स अपने अपलोड करें, लाइक उनका एल्गोरिदम इस तरह का, लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ पीपल टू रिव्यू योर प्रोफाइल, तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छे हैं तो डेफिनेटली यू विल गो अप टू द पीपल। मगर बट देयर इज़ वन थिंग, यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, जो कि मैं भी नहीं हूँ एट द मोमेंट। अच्छा, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ वन थिंग, आप जितने मर्जी अच्छे हों, अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कहीं पे भी नहीं पहुँच सकते किसी भी फील्ड में। सो दैट्स हाउ इट इज़, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, चाहे जो मर्जी है। तो आप साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं? I'm a graduate though. I've done software engineering from ComScience. I'm a software engineer too. अच्छा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साथ ही साथ म्यूजिक। तो क्या किस चीज़ को लेकर चलेंगे आगे, दोनों को साथ लेकर चलेंगे? For now I'm like taking both of them and मतलब मज़ा आता है, like after like work you have something you know to rely on or to enjoy on. Music is one of them. So I am definitely pursuing music, or I'm like working as well for a company too.
तो फॉर नाउ लाइक इट्स लाइक बोथ ऑफ देम। सो मेरे क्योंकि मुझे बचपन में सुनने का बहुत मिलता था कि आप दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, तो आई एम लाइक मोर ऑफ ब्रेकिंग दैट स्टिग्मा टाइप, सो दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन एक एट सर्टेन एज आपको कोई ना कोई चीज़ चूज़ करनी पड़ती है बिटवीन टू, तो आप करियर में कौन सा चूज़ करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी होती है आपकी कि इवन इफ़ यू आर यू नो ओल्ड इनफ और इवन इफ़ यू आर मैरिड टू, अगर आपने करना है या नहीं करना, सो दैट ट्रूली डिपेंड्स अपॉन यू, बट इफ़ आई हैव टू गो विद, आई डेफिनेटली गो विद म्यूजिक। सो ठीक है, चले जी, हम जैसे आपको आतिफ असलम बहुत पसंद है, तो हम चाहते हैं कि कोई आतिफ का भी गाना हमें सुनाएं आप। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ज़ैगम से मिलकर अच्छा लगा होगा। और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।